हाँ, तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब उसके उदाहरण देख लेते हैं। ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल और गैस जैसे कि जलवाष्प। तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं और चित्र 1.6 में दिखाए अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटकाना है कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो। अब आपको उसे गर्म करना है धीमी आंच पर। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाएगी तब आपको तापमान नोट करना है और एक तापमान आपको पहले नोट करना है। आप क्या देखेंगे कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि पूरी बर्फ़ जो है पिघल नहीं जाती है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी वो बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है, यानी कम कर देती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अपनी स्वतंत्र अवस्था में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पूरी तरह से पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ऐसा होता है, यानी वह कम से कम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक यानी गलने का तापमान। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी कितना आकर्षण बल है ये उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ़ का गलनांक 275.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यानी यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है तो उसे संगलन कहा जाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यानी बदलता नहीं है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, यानी जब आपने बीकर को गर्म किया, जब बर्फ़ ठोस थी और जब सारी बर्फ़ पिघल गई तब भी तापमान सेम रहा, तो वो तापमान जो दी गई आपकी ऊर्जा थी वो कहाँ गई? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक तक पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तब तक तापमान नहीं बदलता। बट बीकर को आप ऊर्जा दे ही रहे हैं लगातार। कणों के बीच पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत यानी अपने वश में करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी इस ऊष्मा, सिंपल शब्दों में कहें तो इस ऊष्मा का उपयोग हो रहा है कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने के लिए। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ ले लेती है, सोख लेती है, तो यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुप जाती है, इसलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दबाव 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि बर्फ़ के कणों को जब आप ऊर्जा देते हैं तब वह बदलते हैं किसमें? जल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बर्फ़ के कणों को आपने ऊर्जा दी और वो उसके बाद द्रव में बदले हैं, तो द्रव के कणों की जो ऊर्जा है वो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी खुले हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदल जाता है, जिस प्रकार ठोस से द्रव में बदला था। वायुमंडलीय दबाव तथा वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। यानी जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे भाप में बदल जाते हैं। जल की यह ऊर्जा 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर भाप में बदलती है। तो जल का क्वथनांक जो हुआ वो कितना हुआ? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था वैसे ही वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अथवा वाष्प के कणों में जितनी ऊर्जा है
वह उसी तापमान पर उपस्थित पानी के कणों से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को इकट्ठा किया है अपने पास। अब ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ठोस अवस्था को आप ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, और द्रव को ऊष्मा देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाती है। फिर आप अगर उन्हें ठंडा करेंगे, शीतलता का मतलब आप उन्हें ठंडा करेंगे तो गैसीय अवस्था वापस से द्रव में बदल जाएगी और द्रव अवस्था वापस से ठोस में बदल जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अच्छा, हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदलती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस से सीधे गैस में चले जाते हैं और वापस ठोस में बदल जाते हैं सीधे गैस से। जैसे क्रियाकलाप 1.13 देखिए, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेना है और इसे गर्म करना है। जैसे आप कपूर को गर्म करेंगे तो ये सारा का सारा जो है भाप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ जो कि द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, यानी यदि आप दबाव बदलेंगे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ठोस के कणों के बीच में कम दूरी होती है, गैस के कणों के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होती है। क्या किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दबाव बढ़ाएं या घटाएं तो पदार्थ की अवस्था बदल सकती है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस को द्रव में बदला जा सकता है। क्या आपने कभी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सुना है? इसे अधिक दाब यानी दबाव पर इकट्ठा किया जाता है। जब वायुमंडलीय दबाव का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, यानी ड्राई आइस जिसे बोला जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। दबाव और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं ये तीनों अवस्थाएं। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें ठोस को आप संगलन की प्रक्रिया के द्वारा ठोस द्रव में बदलता है, द्रव संघनन की प्रक्रिया वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा गैस में बदलता है, और गैस निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा वापस से ठोस में बदलती है। ठोस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा गैस में बदलता है और द्रव जमने के द्वारा ठोस में बदलता है, जबकि गैस जो है संघनन के द्वारा द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दबाव लगाना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे बिना किसी क्वथनांक तक पहुँचे, यानी बिना उबाले हुए कोई वस्तु अपना अवस्था बदल लेती है? हाँ जी, जैसे कि किसी द्रव को खुला छोड़ देते हैं तो वह परिवर्तित हो जाता है वाष्प में। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।